नमस्कार दोस्तों, वृद्धि लीगल में आपका स्वागत है। आज मैं कृति शुक्ला बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, जो कि बहुत अनछुआ है पर बहुत ही खास है, जो कि है स्पोर्ट्स लॉ। स्पोर्ट्स हमेशा से हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है। आज जानेंगे कि स्पोर्ट्स लॉ का महत्व क्या है स्पोर्ट्स में। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं दो पैनलिस्ट, जो कि है पहले अक्षय कदम जी, ही इज दी बैडमिंटन इंटरनेशनल प्लेयर, और दूसरे हैं हमारे साथ शिवा नमन, जो कि HPNLU के लॉ स्टूडेंट हैं। नमस्कार आप दोनों को, स्वागत है वृद्धि लीगल में। थैंक यू। तो अक्षय जी, हमारा पहला क्वेश्चन आपसे है। आप ऑलरेडी इतना इंटरनेशनल नेशनल गेम्स खेला करते हैं हर जगह, आप क्या जानते हैं स्पोर्ट्स लॉ के बारे में? क्या आपने कभी सुना है स्पोर्ट्स लॉ के बारे में, या सिर्फ बैडमिंटन रूल्स ही आप लोगों को ज्यादातर पता रहता है? अदर देन बैडमिंटन रूल्स, आपको स्पोर्ट्स लॉ के बारे में क्या पता है? फ्रैंकली टेलिंग, मुझे इतना आइडिया नहीं है उस चीज के बारे में। जी, तो मतलब अभी तक स्पोर्ट्स लॉ आप लोगों से भी अनछुआ है। yeah, तो right. बैडमिंटन रूल्स के बारे में क्या आप हमें कुछ बता पाएंगे? हाउ डू यू टैकल विद द बैडमिंटन रूल्स? कैसे आप लोग उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, कैसे फॉलो अप करते हैं स्टेडियम में एंड ऑल? Okay, so basically badminton is a individual sports. So राइट। इसमें टीम इवेंट्स ज़्यादा करके नहीं होते, so it's a basically individual sports. तो इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने कुछ ज़्यादा नहीं है। लाइक जी। बेसिकली ये 5 कैटेगरीज में खेला जाता है, राइट। which is like men singles, women singles, men's doubles, women's doubles and एक लास्ट जो आता है वो मिक्स डबल्स होता है। तो इसके सबके स्कोरिंग पॉइंट सिस्टम जो होता है, इट्स द सेम फॉर एवरीथिंग। द गेम इज ऑफ 21 पॉइंट्स एंड इट्स ऑफ बेस्ट ऑफ 3। सो ओके। बेस्ट ऑफ 3 में से जो भी 2 मैचेस जीतता है, सो ही इज द विनर ऑफ दैट पर्टिकुलर मैच। राइट। या दैट्स रियली नाइस। शिवा, हम आपके पास आते हैं। आपने कभी स्पोर्ट्स लॉ के बारे में सुना है या कभी पढ़ा है, या आपके सिलेबस में कहीं पर भी मेंशन रहा हो आज तक के करियर में? मैम, मैंने अपने सीनियर से और अपने मेंटोर्स से स्पोर्ट्स लॉ के बारे में काफी कुछ सुना है, क्योंकि अभी ये बहुत ही अनटच्ड एरिया है लॉ में। क्योंकि राइट। जैसे स्पोर्ट्स लॉ हमारे इंडियन लीगल सिस्टम में एक बोरोड टर्म है। ये यूज होता है 7th शेड्यूल स्टेट लिस्ट में, 7th शेड्यूल में एंट्री नंबर 33 में। और इसका नेशनल लेवल पे, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट का इस पे कोई भी लेजिस्लेशन नहीं, तो इस तरीके से इस पे एक कोई यूनिफॉर्म लॉ नहीं, जिसके वजह से जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स गाइडलाइन इशू करता है, जिसमें ये स्पोर्ट्स फेडरेशंस को नोटिफिकेशंस और गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, जो कि सेल्फ रूलिंग इन नेचर है। तो इस एक तौर पे इनका जो अकाउंटेबिलिटी होता है वो किसी भी तरीके से नेशनल लेवल का नहीं हो पा रहा है। और इंडिया में स्पोर्ट्स को एक सेंटिमेंटल और बहुत ही कैजुअल और इमोशनल तरीके से देखा जाता है। इसको एक रैशनल तरीके से अगर देखा जाएगा तो पॉलिटिकल, लीगल या सोशल स्फीयर में इसको सेकेंडरी पोजीशन नहीं मिलेगी, इसको भी टॉप पे रखा जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से लीग शुरू हुए हैं, बैडमिंटन लीग हो, कबड्डी लीग हो या फिर IPL हो, इसके बाद से इसकी कॉमर्शियलाइजेशन इतनी बढ़ गई है कि ये ब्रॉडकास्टर्स और लीग ओनर्स के बीच एक टसल का भी काम करता है। अब अगर ब्रॉडकास्टर्स लीग ओनर्स से अच्छे से नहीं उनके एग्रीमेंट्स को फॉलो अप करते हैं, तो देयर विल बी द राइज ऑफ डिस्प्यूट। और 2012 में जो IPL कंट्रोवर्सी हुई थी, इसमें मुकुल मुदगल पैनल का एक बहुत बड़ा रोल रहा था। और 2015 में IPL और BCCI चाहते थे कि दोनों को सेपरेट गवर्निंग बॉडीज डील करें, तो इसमें भी एक बहुत बड़ा रोल रहा था। बहुत ही बड़ा एम्बिट है स्पोर्ट्स लॉ का, एम्बिट बहुत ही बड़ा है। बट वही है कि न्यू डोपिंग रूल्स हैं या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, इनके वजह से इसको हम और भी ज्यादा
कंबाइन करके देख सकते हैं, क्योंकि जो अजय जडेजा और यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट था 2001 में, उसमें भी स्पोर्टिंग बॉडीज जैसे कि बीसीसीआई हो गया या और भी जो बॉडीज है, जैसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है या नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी है, स्पोर्ट्स लॉ एंड वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, ये सब उस केस में ये बताया गया था कि ये सब रेड जुरिस्डिक्शन के अंडर हाई कोर्ट में आएंगे। लेकिन फिर 2005 में जब जी टेलीफिल्म्स का केस आया तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया। और क्या आपको लगता है कि शिवा, क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इसमें भी बहुत ज्यादा होता है rather than टीचिंग स्पोर्ट्स लॉ? या अगर हम कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं या कोई भी गेम खेलते हैं, पॉलिटिकल एस्पेक्ट कितना होता है? पहले मैं जानूंगी शिवा से, उसके बाद मैं जानूंगी अक्षय से भी। क्या आपको भी लगता है कि स्पोर्ट्स लॉ में पॉलिटिकल एस्पेक्ट कितना रहता है, कितना दबाव रहता है पॉलिटिकल पार्टीज में, स्पोर्ट्स में या किसी भी गेम में? मैम, इसमें पॉलिटिकल एस्पेक्ट सिर्फ और सिर्फ प्लेयर्स के बोलते हैं ना पार्टिसिपेशन या उनके सिलेक्शन में नहीं है। यहाँ पे रेफरी हो, कोच हो या सेलेक्टर्स हो, वहां से लेके, क्योंकि इसका डिवीजन ही इस तरीके से किया गया है, स्पोर्ट्स फेडरेशन जो भी हैं, क्लब हो गया या डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन हो गया या स्टेट फेडरेशन हो गया, फिर उसके बाद नेशनल फेडरेशन आते हैं। तो इसमें इतना ज्यादा सब डिवीजन है कि क्लब लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर जगह ही इसमें कहीं ना कहीं कोई लोकल पॉलिटिशियन इन्वॉल्व होगा। और फिर वो अगर किसी ऐसे प्लेयर को आगे भेजता है जो कि डिजर्विंग नहीं है, तो कहीं ना कहीं आगे जाके ये स्पोर्ट्स को ही हार्म करने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली वो जगह पॉइंट हो जाएगी। अक्षय, आपका क्या कहना है इस पर? आपको क्या लगता है कि कितना ये सही है और कितना इम्पैक्टफुल है ये? Yeah, according to him, like as I said कि बैडमिंटन एक इंडिविजुअल स्पोर्ट्स है, तो जहाँ तक मैं बैडमिंटन गए 10-12 साल से खेल रहा हूँ एंड आई एम प्लेइंग दिस स्पोर्ट्स प्रोफेशनली। सो आज तक मैंने ऐसे कभी इस चीज का मतलब ये हुआ नहीं है कि बैडमिंटन में इतना ज्यादा पॉलिटिक्स होता है, बिकॉज ये इंडिविजुअल गेम है। ये उस लेवल पे अगर हम कह सकते हैं कि जहाँ पे टीम सिलेक्शन में कोई दिक्कत आती है, या दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर कहीं टीम इवेंट्स का सिलेक्शन की बात आती है तो वहाँ कहीं पे हो सकता है ये, बट यहाँ पे अगेन बैडमिंटन के जो है रहता है, जो पॉइंट्स रहता है, तो ईच एंड एवरी प्लेयर्स हैव अ रैंकिंग। तो जो भी सिलेक्शन होता है टीम का, इट्स बेस्ड ऑन द रैंकिंग ऑफ द प्लेयर। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई इंडिया की टीम सिलेक्ट हो रही है, तो आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, तो टॉप 5 प्लेयर टीम में लिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द रैंकिंग। सो जो फर्स्ट 5 है अकॉर्डिंग टू द रैंकिंग, वही लोग टीम में जाएंगे। तो लाइक बैडमिंटन में इतना ज्यादा पॉलिटिकली टीम इवेंट नहीं है, सो इतना ज्यादा नहीं होता है पॉलिटिक्स। बट कहीं पे टीम इवेंट की सिलेक्शन की बात आई आगे जाके, आई मीन ऊपर के लेवल पे, तो कहीं पे हो सकता है। बट मैंने कभी ये या मेरे बारे में तो कभी हुआ नहीं है। That's lucky you then. मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे अभी कि ये कोरोना वायरस चल रहा है, आपकी प्रैक्टिस बहुत ही हैम्पर हो रही होगी, तो इस क्वारंटाइन टाइम में आप कैसे अपनी प्रैक्टिस को मैनेज करते हैं? क्योंकि आप लोगों के सेशंस होते होंगे स्टेडियम में, 3 टाइम 4 टाइम सेशंस होते होंगे, आप घर में उसको कैसे टैकल कर रहे हैं? कितना चैलेंजिंग है ये अभी आपके लिए इन दिस कोरोना वायरस लॉकडाउन? या राइट। सो बेसिकली मैं खुद तो ऐसे बैडमिंटन की दिन में 6 या 8 घंटे तो प्रैक्टिस होती है हमारी, इंक्लूडिंग द ऑन कोर्ट ट्रेनिंग एंड ऑफ कोर्ट ट्रेनिंग। तो अभी इस सिचुएशन में बहुत डिफिकल्ट हो रहा है कि घर पे आई मीन विदाउट प्रैक्टिस हम लोग बैठे हैं। तो स्टिल वी हैव हमने घर पे जितना कुछ ट्रेनिंग हम लोग अगर कर सकते, जैसे कि कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस हो गए, कोर वर्कआउट हो गया, या फिर एजिलिटी एक्सरसाइजेस हो गए, सम वॉल प्रैक्टिस, सम बेसिक ड्रिल्स व्हिच वी कैन परफॉर्म एट होम, या फिर कहीं पे भी हमें जगह मिले, तो वी आर मैनेजिंग, आई एम मैनेजिंग दैट लाइक दिस। क्योंकि खेलना है ऑल, तो इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल राइट नाउ। एग्जैक्टली। तो जो कर सकते हैं हम लोग, तो अभी हो रहा है। That strength has to be maintained.
यस राइट, ये सिर्फ एक तरीके से देखा जाए तो ये सिर्फ हम लोग अभी मेंटेन, हमारा जो फॉर्म है वो मेंटेन करने के लिए कर रहे हैं। आई अगेन से दिस इज नॉट इनफ, बट हम्म। हमें किसी ना किसी वे में तो टैकल करना पड़ेगा इस सिचुएशन को। Exactly. Obviously, it's very different. You practice in your home, you practice stadium, so it's very different. शिवा, या मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है कि स्पोर्ट्स लॉ का क्या स्कोप है प्रेजेंटली और फ्यूचर में भी? क्या आपको लगता है कि ऐसे प्लेयर्स अपना स्कोप बढ़ा पाएंगे स्पोर्ट्स लॉ के थ्रू? हाँ, एक्चुअली मैम स्पोर्ट्स लॉ को हम ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत अलग सा है। ये हमारे जो भी लॉ कोर्सेज में हमें पढ़ाया जाता है क्लास स्टूडेंट को, ये उसी में इम्बाइब्ड है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लॉ ही स्पोर्ट्स लॉ में रोल प्ले करता है, क्रिमिनल लॉ स्पोर्ट्स लॉ में अपना रोल प्ले करता है, और ट्रेडमार्क लॉ है, कॉपीराइट्स वायलेशंस के लिए भी कहीं ना कहीं ही स्पोर्ट्स लॉ ही एक बहुत ही बेहतर तरीका होगा। अब पहले क्या होता था जनरली, स्पोर्ट्स में सिविल या क्रिमिनल केसेस ही होते थे, लेकिन अब टॉर्ट्स होता है, करप्शन के केसेस होते हैं, कॉपीराइट वायलेशंस होते हैं। अब फॉर एग्जांपल देयर इज अ टसल बिटवीन टू प्लेयर्स इन द ग्राउंड, तो वहां पे बैटरी या असॉल्ट का जब भी केस बनेगा तो वो क्रिमिनल लॉ के अंडर डील होगा। तो इसमें कुछ बहुत बहुत ही अलग नहीं है, बस वही है कि हमारी यूनिवर्सिटीज में एंटी डोपिंग रूल्स के बारे में बताना चाहिए। जो भी करप्शन होते हैं इसको भी सिलेबस में अगर हम इन्वॉल्व करेंगे तो बहुत ही ज्यादा स्पोर्ट्स लॉ प्रोफेशनल बन पाएगा। अब फॉर एग्जांपल अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन लेते हैं तो जो गवर्नेंस और पॉलिसी में बहुत सारे थिंक टैंक्स जो हैं वो इन्वॉल्व करते हैं स्पोर्ट्स लॉयर को, और एकेडमिक्स में इनका बहुत बड़ा रोल है। इन हाउस लॉयर्स जो होते हैं वो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स में मदद करते हैं, लॉ फर्म्स होते हैं वो स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करते हैं, और लिटिगेशन में अगर डायरेक्ट कोर्ट अपीयरेंस हो तो फेडरेशन, फ्रेंचाइज और टीम्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है स्पोर्ट्स लॉयर। राइट। अक्षर, आपको क्या लगता है कि ये जो कोरोना वायरस अभी चल रहा है, काफी स्पोर्ट्स इवेंट कैंसिल कर दिए गए हैं, इवन पोस्टपोन भी कर दिए गए हैं, फॉर एग्जांपल टोक्यो ओलंपिक्स 2020, इवन आईपीएल आल्सो, तो क्या इम्पैक्ट है इसका स्पोर्ट्स प्लेयर पे या जितने भी फेडरेशन हैं? क्या आपको क्या लगता है इसमें? या आज पर ये बैडमिंटन के BWF के रूल्स के हिसाब से अभी विच इज द लेटेस्ट न्यूज, मुझे जहाँ तक अभी सुनने में आया है कि दिसंबर तक 2020 तक कोई भी टूर्नामेंट्स नहीं होने वाले हैं। लाइक जो भी इंटरनेशनल सीरीज, चैंपियनशिप्स, जो भी टूर्नामेंट होने वाले थे, दे हैव ऑल बीन कैंसिल्ड। जो इंडिया में लोकल ऑल इंडियाज होने वाले थे वो भी, आई मीन BI का अभी तक डिसीजन नहीं आया है, बट जहाँ तक सुनने में आ रहा है तो दिसंबर तक कोई भी टूर्नामेंट नहीं होगा। तो it's एग्जैक्टली। been a very bad news for the players because everyone is working so hard from last 6 to 8 months for the particular coming events, and अगर बैडमिंटन का कहे तो we have the season starting from June onwards। तो हमारे ओके। जो भी टूर्नामेंट्स होता है वो सब जून ऑनवर्ड्स ही होते हैं, एंड दिस इज द पीक पीरियड ऑफ आवर फॉर टाइम। प्रैक्टिस या। ड्यूरिंग द समर वेकेशंस। तो अभी हम्म। ये समर वेकेशंस क्वारंटाइन के वजह से तो कोई खेल ही नहीं पा रहा है। सब चला और गया, एग्जैक्टली। जो दिसंबर जनवरी के ऑनवर्ड्स जो सभी प्लेयर्स, नॉट ओनली मी, ऑल द बैडमिंटन प्लेयर्स इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो इतनी मेहनत कर रहे थे, अभी नेक्स्ट कोई भी टूर्नामेंट नहीं है तो वो सबके लिए थोड़ा सा वी कैन से बैड न्यूज है। चैलेंजिंग So, है। यस। एग्जैक्टली। शिवा, आपको क्या लगता है कि जैसे ये लोग तो स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, अपने गेम्स खेल करके कुछ अर्निंग हो जाती है, क्या लगता है आपको कि लॉयर्स का क्या स्कोप है इन द स्पोर्ट्स लॉ? कैसे उनकी इनकम इंक्रीज किया जाता है, या कहीं आपको लगता है कि इस पे कहीं पर भी स्कोप है कि वो इनकम कमा सके, या कुछ भी इसका स्कोप आपको क्या लगता है? मैम स्पोर्ट्स लॉ में इनकम वैसे ही है जैसे कि बोलते हैं ना कि अभी पता नहीं चल रहा है, लेकिन जब पता चलेगा तो ये बहुत ही ज्यादा होगा। तो अगर ओके। हम एक तरीके से अगर बोलते हैं ना कि अगर एक कैप ऑफ इनकम बना दें, तो अगर कोई स्टार्टिंग कर रहा है स्पोर्ट्स लॉ के करियर से, स्पोर्ट्स लॉ में वो स्पेशलाइजेशन हासिल कर रहा है, तो 7 लाख से शुरू हो सकता है उसका करियर, और अप टू 40 लाख ये जा सकता है। ये मैं इंडिया का बता रहा हूँ।
Okay, बहुत सारे that's बहुत very सारे बड़े great बड़े and great news. बहुत बड़े बड़े नाम भी जुड़े हुए हैं इससे। नंदन कामत हैं जो कि फाउंडर हैं लॉ एनके के, और श्यामलाल जी हैं, पार्टनर हैं वो गेम चेंजर के। आहना मेहरोत्रा हैं, रविशंकर हैं, जसवंत हैं, और बहुत ही बड़े बड़े नाम। मतलब अगर जो नरसिंह यादव का केस हुआ था डोपिंग के मामले में, तो उसके पहले से ही, जैसे 2013 में 91 केसेस थे डोपिंग के इंडिया में, 2014 में 96 थे, 2015 में 117 थे। तो इस उसी टाइम से अंदाजा लगा लेना चाहिए था कि स्पोर्ट्स लॉ में करियर कितना अच्छा है, क्योंकि कोई भी अगर लॉयर हायर करेगा तो वो चाहेगा कि उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट भी अच्छा बन जाए और ही ऑल्सो गेट द बेस्ट निगोशिएटर। तो इस टर्म्स में और बहुत पहले से ही, जब 2001 के आसपास अजय जडेजा और मोहम्मद अजहरुद्दीन का केस सामने आया था, तो उसमें ही कोर्ट की गाइडलाइन थी कि अगर हम बैटिंग को और जो भी इसमें चार्जेस लगे हुए हैं उसको 420 जो आईपीसी का सेक्शन है वो अच्छे से डिफाइन ही नहीं कर पाता। तो कहीं ना कहीं अगर उसी समय लोगों को ये समझ में आता कि हाँ, स्पोर्ट्स लॉ एक अलग चीज है और लॉ एक अलग चीज है, और बड़े बड़े जो भी ऑर्गेनाइजेशंस जुड़ते हैं या जो काम करते हैं उसमें हर जगह स्पोर्ट्स लॉ का एक बहुत बड़ा रोल प्ले है। और इंटरनेशनली हम स्कॉट बोरस का नाम सुनते होंगे, उनका टर्नओवर मोर देन $100 मिलियन है। और डियाना डे जो कि बहुत ही ज्यादा एक्लेम्ड है, उनका $500 मिलियन से भी ज्यादा का टर्नओवर है। तो मतलब बहुत ही बहुत अच्छा ही बड़ी स्कोप है फिर बात, तो। बहुत बहुत अच्छा एग्जैक्टली स्कोप है। बस वही है कि वन नीड्स टू एक्सप्लोर दिस फील्ड। एग्जैक्टली। अक्षय, आपको क्या लगता है कि कोई भी सजेशंस या कोई भी रेमेडीज या कोई भी एडवाइस आपको लगता है कि लोगों को स्पोर्ट्स लॉ या स्पोर्ट्स में आना चाहिए, या आपको क्या लगता है उसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव? या स्पोर्ट्स आजकल तो इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है स्पोर्ट्स। पहले देखा जाए तो बिफोर 10 years वी कैन से इतना ज़्यादा स्कोप नहीं था किसी स्पोर्ट्स में रादर देन क्रिकेट। इंडिया में सभी लोग एग्जैक्टली। सिर्फ क्रिकेट क्रिकेट खेलते थे। और क्रिकेट क्रिकेट जो भी क्रिकेट। खास या करके अगर इंडिया पाकिस्तान से अगर क्रिकेट का मैच हो रहा है तब तो होली दिवाली एक साइड हो जाती थी। तो इट्स यस वेरी यस इमोशनल गेम फॉर इंडिया। या सो अभी जैसे जैसे अपने इंडियन प्लेयर्स एक बड़े लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं, ओलंपिक्स में मेडल ला रहे हैं, there are in various sports now India is achieving lots of medals in at various levels. So nowadays the platform भी अच्छा हो गया है सभी जगह पे। इंडियन गवर्नमेंट हो गया, प्राइवेट एकेडमीज हो गए, they are like providing good facilities and a good platform for players in every sports. So and we all know कि sports के वजह से हम फिट रहते हैं। तो एग्जैक्टली। या यूएन ने भी एक्नॉलेज किया था कि स्पोर्ट्स एज अ मेथड ऑफ एजुकेशन प्लस हेल्थ एंड प्लस डेवलपमेंट। तो जब यूएन ने ही एक्नॉलेज कर दिया इस बात को, तो पूरा वर्ल्ड ही इस बात को एक्नॉलेज करेगा ही। तो आपको क्या लगता है कि स्पोर्ट्स लॉ का क्या महत्व रहेगा स्पोर्ट्स में? any advice to the government, to the ministry, to any of the federations? Okay, so as I told you, I don't have any knowledge about it. I won't give any advice to anyone. But after listening to him, yeah, I found it quite मतलब अच्छा लगा सुन के, and I'll try to know more about the sports law because मुझे तो कुछ आइडिया नहीं था। तो I'll now get the idea about the sports law कि कैसे वर्क होता है, क्या होता है related to sports. Yeah, and it's really शिवा, nice आपको कि क्या लगता है इसमें? हाँ हाँ शिवा। मैम, इसमें ये है कि स्पोर्ट्स लॉ के बारे में ऐसा नहीं है कि किसी को नॉलेज नहीं है। लोग जानते हैं कि स्पोर्ट्स में भी लॉ की जरूरत पड़ती है जब भी कोई कंफ्लिक्ट अराइज होता है। और सबसे बड़ी बात होती है ना कि जो सबसे बड़ी फेडरेशन होती है या जो कंट्रोलिंग अथॉरिटीज होती हैं, अगर उनपे भी एक चेक एंड बैलेंस लगेगा तो उनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी सेंट्रल के तरफ। तो कहीं ना कहीं ये हम देख सकते हैं कि फिर ये नहीं हो पाएगा कि करप्शन के चार्जेस लगे या सिलेक्शन बोर्ड ने किसी भी तरह का हेरा फेरी किया। तो अगर स्पोर्ट्स लॉ बहुत ज्यादा इम्बाइब होता है या सेंट्रल इसके तरफ एक रुख लेता है,
तो ये बहुत ही ज्यादा फायदा होगा ट्रांसपेरेंसी के लिए, और जो कोऑर्डिनेशन होगा एक टीम, एक कोच, एक रेफरी और एक प्लेयर के बीच, वो बहुत हद तक अच्छा हो जाएगा और इंडिया बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा इस स्पोर्ट्स में। चलिए, बहुत अच्छा और बहुत अच्छे से आपने, बहुत ही बारीकी से हम लोगों को आपने समझाया स्पोर्ट्स लॉ। आपने हमें बताया कि स्पोर्ट्स का क्या महत्व है। सो फ्रेंड्स, आई वुड एंड अप हियर नाउ, और टाइम भी बहुत ही लिमिटेड है हमारे पास। तो आई होप आप लोगों को ये चर्चा बहुत ही अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये चर्चा बहुत ही अहम थी और बहुत ही अनछुई थी, जिसको लोग शायद नहीं डिस्कस करते हैं इतना। तो मैं आप लोगों से कृति अब इजाजत चाहती हूँ। थैंक यू सो मच अक्षय, थैंक यू सो मच शिवा, आप लोगों ने इतनी बेहतरीन जानकारी दी हमें। और दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। कोई भी क्वेरी होगी या कुछ भी आपको जानना होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।